नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के एक देश जिसका नाम है इथोपिया। इथोपिया में स्टेट इमरजेंसी घोषित की गई है। ये स्टेट इमरजेंसी क्यों घोषित की गई है, उसका कारण क्या है और उससे संबंधित अन्य बातें जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ती हैं, उन्हें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये पेपर की कटिंग है। इथोपिया डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन, जो अहमहारा यहाँ पर एक समूह है उसकी बात की जा रही है। इसका एक क्षेत्र भी है एम्ड इंक्रीजिंग वायलेंस। वहाँ पर जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ी हैं वायलेंस की, उसकी वजह से सरकार को ये लग रहा है कि अब इसे स्टेट इमरजेंसी के द्वारा ही रोका जा सकता है, इसलिए सरकार ने स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी है। चर्चा में क्यों है? इथोपिया की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है। वजह यह है कि यहाँ पर जो स्थानीय जो सुरक्षा बल हैं और स्थानीय जो फानो मिलिशिया हैं, दोनों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया था और इस संघर्ष में ये देखा गया कि जो सुरक्षा बल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा बल, उन पर घात लगा करके जो फानो मिलिशिया हैं उन्होंने हमले किए थे। कुछ क्षेत्रों को ब्लॉक कर दिया गया था, इसीलिए सरकार ने ऐसा किया है। सवाल ये है कि ये मिलिशिया कौन है? तो जब हम मिलिशिया की बात कर रहे हैं तो यह गैर अस्थायी एक परंपरागत सेना है। इन्हें आप यह भी कह सकते हैं कि ये प्राइवेट सैन्य टुकड़ियां हैं। ये सैन्य टुकड़ियां लगातार इस क्षेत्र में एक्टिव हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अर्थात इथोपिया के। कई बार इन्हें सकारात्मक लिया जाता है, कई बार इनकी जो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वो राष्ट्र के खिलाफ हो जाती हैं। अगर कोई राष्ट्र वाकई में मजबूत राष्ट्र है तो इसको लेकर के ये बातें हो रही हैं। अब इससे संबंधित जब बातों को हम समझ रहे हैं तो बात यहाँ पर ये आती है कि संघर्ष की शुरुआत कब हुई? तो पिछले सप्ताह ही इस संघर्ष की शुरुआत हुई और आपातकाल की घोषणा कर दी गई, क्योंकि सरकार को ये लगा कि नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा है। आपातकाल कहाँ पर घोषित किया गया है? तो जो अम्हारा क्षेत्र है उसमें आपातकाल घोषित किया गया है और इसी आपातकाल के दौरान वहाँ पर जितने भी सार्वजनिक समारोह हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार भी दे दिया गया है। साथ ही साथ कर्फ्यू लगाने की शक्ति भी दे दी गई है कि अगर यहाँ ऐसा लगता है और आवश्यक महसूस होता है तो कर्फ्यू लगाया जा सकता है। अब एक सवाल यहीं पर आता है कि क्या भारत में ऐसा कोई कानून है या इससे संबंधित कानून है? तो एक हम कहते हैं अफस्पा कानून, जो 1958 में लागू किया गया, 1958 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। हालांकि ये जो कानून है ये पहले भी था, अर्थात अंग्रेजों के समय भी था। समय समय पर इसमें संशोधन किया गया। पहले असम और मणिपुर से संबंधित था। इसमें भी जो सशस्त्र बल हैं उनको विशेष अधिकार दिया जाता है, बिना वारंट के गिरफ्तारी इत्यादि इत्यादि शक्तियां। तो एक तुलनात्मक रूप से आप लोगों को याद करने के लिए यहाँ पर इसको बता दिया गया। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। आप ये देख रहे हैं, यूरोप है, ये एशिया है, एशिया के बाद ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यहाँ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो ये जो पूरा वर्ल्ड का मैप है इसमें आपको देखना है कि हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की, और अफ्रीका के इस हिस्से की बात कर रहे हैं जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब ये अफ्रीका का मैप है जो एक कॉन्टिनेंट है, अर्थात महाद्वीप है। इस महाद्वीप में आपको यहाँ पर इथोपिया दिखाई दे रहा है। अब इथोपिया, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, अफ्रीका का देश कहा जाता है, क्योंकि ये जो मैप बन रहा है कुछ देशों को मिलाकर के, 4 देशों को मिलाकर के, तो यह जो बारहसिंघा कई बार कहा जाता है और कई बार इसको कहा जाता है हॉर्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अर्थात जो सींग है उस गैंडे के सींग के समान इसकी आकृति बनती है। बारहसिंघा नहीं, गैंडे के सींग के समान इसकी आकृति बनती है, इसीलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लें इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। इसमें इरिट्रिया शामिल है, जिबूती शामिल है, सोमालिया शामिल है और इथोपिया शामिल है। और हम इसी इथोपिया देश की बात कर रहे हैं, तो इथोपिया के आसपास के देशों की बात कर लें। यहाँ आपको सबसे उत्तर में आपको इरिट्रिया दिखाई दे रहा है, इरिट्रिया के बाद इधर आपको जिबूती दिखाई दे रहा है, फिर आपको सोमालिया, सोमालिया के साथ साथ यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है कि केन्या है, केन्या से इसकी सीमा लगती है। युगांडा है, लेकिन युगांडा से इसकी सीमा नहीं लगती है, अर्थात इथोपिया की सीमा नहीं लगती है। साथ ही यहाँ पर बात होगी सूडान की, सूडान जो इस तरफ स्थित है, इससे भी इथोपिया की सीमा लगती है। अब इथोपिया के बारे में आपने देख लिया।
यहीं पर जो आपको देखने को मिलेगा, इसी से संबंधित कुछ और बातें, ये पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका और उसमें जो इथोपिया है, इससे संबंधित कुछ और बातें देख लेते हैं। पूरा इथोपिया जब हम बात कर रहे हैं तो उसे 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इथोपिया के साथ साथ इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है, जैसा कि मैंने पहले बताया। एक स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश होने का मतलब यह है कि इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। साथ ही साथ इसकी राजधानी आदिस अबाबा है। शासन प्रणाली की बात होगी कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, तो इथोपिया में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, या ऐसे भी आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था है या लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह अफ्रीका का, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। सवाल यह भी होगा कि पहली आबादी वाला अर्थात सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है, तो नाइजीरिया है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो उसके मामले में यह अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही यह 11 क्षेत्रों में विभाजित है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। यहाँ के जातीय समूहों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम जातीय समूहों को समझ लेंगे तभी हम इथोपिया में संघर्ष की कहानी को समझ पाएंगे कि दरअसल यहाँ पर संघर्ष क्यों हो रहा है। तो जातीय समूहों की बात करें तो ओरोमो यहाँ समूह है, टाइग्रेरियन यहाँ का समूह है, और यहाँ अम्हारा भी एक समूह है। और कुल मिलाकर के जब हम बात करेंगे तो इथोपिया मिश्रित समुदायों का समूह है, लेकिन ये आसपास रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ ऐतिहासिक रूप से संघर्ष की स्थिति देखी जाती है, अर्थात अलग अलग समुदायों के मध्य संघर्ष होता ही रहता है। इसी वजह से यहाँ अभी जो आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है वो हमें देखने और समझने को मिल रही है। संघर्ष यहाँ पर जो है वो अम्हारा और ट्राइग्रेरियन कहा जाता है, इनके मध्य, और आरोमो इनके मध्य हो रहा है। ये जो जाति समूह हैं इनके बीच लगातार चलता रहता है, अभी ये चल रहा है। तो इसी से संबंधित जब हम बातों को समझ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, अम्हारा ये क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र की भी बात होगी, अभी एक बार समझ लेते हैं। यह 11 क्षेत्रों में जो पूरा इथोपिया बटा हुआ है, उन सभी 11 क्षेत्रों में से एक है। आप ये देख रहे हैं कि पूरा इथोपिया इन इन भागों में विभाजित है। तो यहाँ पर अम्हारा और यहाँ पर ट्रिग्रे कहा जाता है इस क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को लेकर के विवाद अभी चल रहा है। अब ये विवाद क्यों चल रहा है, क्या कुछ बातें हैं, उसको समझते हैं। इथोपिया का दूसरा सबसे बड़े अधिक आबादी वाला देश है। साथ ही साथ सभी जो क्षेत्र हैं अपना पुलिस बल अर्थात मिलिशिया रखे हैं। अलग अलग क्षेत्रों की बात हो रही है। उसी तरह से अम्हारा इस क्षेत्र में भी है, यहाँ पर भी है, अर्थात प्राइवेट यहाँ पर सेना भी देखने को मिल रही है। इसी वजह से अब यहाँ पर हुआ क्या, जो फानो मिलिशिया है इसका स्थानीय नाम है, जो ये फानो मिलिशिया है, इसने क्या किया, ये कार्य क्या करता है, तो जो स्वयंसेवक होते हैं वॉलेंटियर, उनको ये भर्ती करने का काम करता है और अपनी सेना, अपनी स्थिति को मजबूत करने का काम करता है। अब ये स्थिति आपने देख लिया कि यहाँ पर ये दोनों आसपास स्थित है। अब विवाद की शुरुआत इस तरह से हुई, या मामला पूरा समझें तो नवंबर 2022 की बात करें तो जो टाइग्रे क्षेत्र है यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया था। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो अम्हारा है, यहीं पर बात की जा रही है कि टाइग्रे जो क्षेत्र है वहाँ युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को समाप्त किया गया, अर्थात युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त, इस युद्ध को क्या नाम दिया गया था, टाइग्रे युद्ध नाम दिया गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने यहाँ पर कुछ पहल करने की कोशिश की ताकि यहाँ पर शांति स्थापित हो सके। तो जो फानो यहाँ पर समुदाय है, जो फानो स्थानीय लड़ाके हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, मिलिशिया कह सकते हैं, नेशनल डिफेंस फोर्स के जो प्रमुख हैं, इनके सहयोगी के रूप में ये काम किए, अर्थात इनकी सहयोगी बने। सहयोगी बनने के बाद सरकार ने पहल किया कि यहाँ पर शांति समझौता हो और यहाँ पर अस्थायित्व बना रहे। लेकिन इन्होंने ये क्या किया, जो टिग्रेयान बल है, इन्होंने एक शर्त रखी सरकार से। शर्त ये रखा कि जो हमारी सेना है या हमारा जो संख्या बल है, इनको या तो आप पुलिस में एकीकृत कर लीजिए या राष्ट्रीय सेना जो है, नेशनल डिफेंस फोर्स, इसमें शामिल कर लीजिए। सरकार की गलती ये थी कि इन्होंने इस मांग को लेकर के और इस विषय पर कोई भी सक्रिय कार्यवाही नहीं की, अर्थात ठोस कार्यवाही सरकार ने नहीं किया। अब ठोस कार्यवाही नहीं हुआ तो उसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ता गया। मनोबल बढ़ने के बाद ये दोनों क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अम्हारा दिखाई दे रहा है और ये ट्रिग्रे जो दिखाई दे रहा है,
अम्हारा और टिग्रे क्षेत्र में ये दोनों पड़ोसी देश हैं। अब दोनों के मध्य संघर्ष की शुरुआत हो गई। ये संघर्ष की शुरुआत क्यों हुई? तो विरोध का कारण यह था, जो सरकारी कार्यवाही की बात हुई थी, सरकार ने ये कहा कि पहले तो सरकार उस मांग को लेकर के ठोस कदम नहीं उठाई कि हम उस पर कार्यवाही करें और इस तरह की मांग को रोक दें। वर्ष 2022 में क्या हुआ, जो अम्हारा क्षेत्र है, यहाँ पर इस अम्हारा क्षेत्रीय बल को सरकार ने निरस्त कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर जो फानो नामक अम्हारा मिलिशिया है, इस मिलिशिया को सरकार ने कोशिश किया कि हम इनको खत्म कर दें, अर्थात ये समाप्त हो जाए और यहाँ पर राष्ट्रीय सेना ही रहे। अब संघीय सरकार एकीकृत करने का प्रयास इनको कर रही थी और यह भी कोशिश कर रही थी अम्हारा जो विशेष बल हैं उन सभी को स्थानीय रक्षा बल के रूप में एकीकृत कर दिया जाए। अब यहाँ पर समस्या हो गई कि जो अम्हारा विशेष बलों सहित स्थानीय रक्षा बलों को एकीकृत करने का प्रयास किया जरूर गया, लेकिन इसमें सरकार सफल नहीं हो पाई और फिर ये मामला आगे बढ़ता गया। इसके विरोध में जब सरकार ने ये करने की कोशिश की तो यहाँ पर विरोध में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। ये विद्रोह सरकार के खिलाफ हो गया। सरकार के इस कदम का विरोध होने लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, और ये जो विरोध शुरू किया वो फानो मिलिशिया समूह ने किया। और फानो मिलिशिया समूह ने न केवल विरोध किया, सशस्त्र संघर्ष छेड़ा, बल्कि जो सड़कें थी आवागमन को अवरुद्ध कर दिया। साथ ही साथ जितनी भी सैन्य इकाइयां हैं उन सभी सैन्य इकाइयों पर घात लगा करके हमला करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार ने इस दायरे को बढ़ने से रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया, अर्थात ये जो सशस्त्र विद्रोह है ये बढ़े ना, अन्य क्षेत्रों तक इसकी आग ना जाए इसलिए। और जो दो पर्यटक क्षेत्र हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं इथोपिया में, गोंदर कहा जाता है, लालीबेला कहा जाता है, इन दोनों की जो उड़ानें थी उनको भी रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात ये है, अन्य देशों की इस घटनाक्रम को लेकर के प्रतिक्रिया क्या है। तो विश्व के कई देशों ने जिनके नागरिक यहाँ पर फंसे हुए हैं, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका, उन्होंने अपने यात्रियों को यात्रा चेतावनी दी और यात्रा चेतावनी के माध्यम से ये कहा कि जो नागरिक जहाँ पर हैं उसी स्थान पर रहें, वहीं पर आश्रय लें, यात्रा न करें ताकि उनको बचाने में या उनको वहाँ से निकालने में समस्या हो। बहरहाल जहाँ पर हैं वहीं पर वो सुरक्षित रहें। इसी बात को लेकर के, इससे संबंधित बातों को समझने के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे ये जो क्षेत्र है गल्फ ऑफ अदन, इस क्षेत्र में अगर ये टेंशन बढ़ती है और इन क्षेत्रों तक इसकी आग जाती है तो यहाँ से व्यापार व्यवसाय बाधित हो सकता है, इसकी संभावना जताई जा सकती है। क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें सोमालिया और अन्य जो देश हैं वो हमेशा अशांत रहते हैं। साथ ही साथ यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, यहाँ पर मेडागास्कर है, यहीं पर जो हिंद महासागर आयोग है, आयोग के सदस्य देश भी हैं, उसमें मेडागास्कर भी शामिल है। और इसमें भारत सरकार पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में वर्ष 2020 में शामिल हुआ था और इसके माध्यम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी समुद्री डकैती की घटना होती है तो आपस में सूचना साझा किया जाएगा और देशों की सुरक्षा और जो आवाजाही, माल की आवाजाही हो रही है उसको हम सुनिश्चित करेंगे, सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करेंगे। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम का प्रभाव कितना बड़ा होगा, उसका दायरा कितना बढ़ेगा, क्या ये जल्दी से शांत हो जाएगा, और शांत होगा तो फिर स्थितियां सामान्य रहेंगी, ठीक रहेंगी। अन्यथा इस क्षेत्र में केवल अशांति दिखेगी, क्योंकि पहले से ही काफ़ी कुछ क्षेत्र अशांत है। साथ ही साथ जो वैश्विक व्यापार है उसको ये क्षेत्र प्रभावित कर सकता है। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।